नमस्कार, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास विशेष चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में एक बार फिर बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले लंबे समय से दुर्दिनों के दौर से गुजर रही है। तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास, तमाम दावों के बावजूद भी हर चुनाव के बाद में पिछले एक दशक से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। अभी हाल ही में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके आए हुए परिणामों ने तो बची खुची उम्मीद को भी धराशायी कर दिया। बड़े स्तर पर बात उठ रही है कि कांग्रेस को नए सिरे से कायाकल्प करने की जरूरत है, कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है, कांग्रेस में नई जान फूंकने की जरूरत है। लेकिन चुनाव परिणाम को आए 20 दिन हो गए, पर इन 20 दिन के दौरान भी जो कुछ हालत कांग्रेस के संदर्भ में दिखाई दे रही है, उसे समझना मुश्किल है कि देश का इतना पुराना राजनीतिक दल, देश का इतना अनुभवी राजनीतिक दल आखिर साबित क्या करने जा रहा है अपनी इन प्रकार की हरकत। पंजाब, जहां पर कांग्रेस हारी नहीं बल्कि बुरी तरीके से हारी, जहां पर पार्टी सत्ता में थी वहां पर बामुश्किल 18 विधायक जीत पाए, कुल संख्या का 10%। इसके बावजूद भी अब वहां पर इस बात पर बाराबारी बची हुई है कि इन 18 लोगों का भी सरदार कौन नेता प्रतिपक्ष चुना जाए। उत्तराखंड, जहां पर दावा था कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी, उस उत्तर प्रदेश की भी बात उत्तराखंड के संदर्भ में भी हालत इस कदर बुरी हुई कि एक बार फिर पार्टी विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर हुई। पर 20 दिन हो गए, ना पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष तय कर पा रही, ना ही नेता प्रतिपक्ष तय कर पा रही है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर हम जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां पर नई विधानसभा का सत्र शुरू हो गया और कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि इन राज्यों में कोई नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए व्यक्ति नहीं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस कैसे आएगी बाहर। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो सारे मेहमान एक अलग किस्म की विशिष्टता लिए हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के मौजूदा हाल और भविष्य को लेकर कुछ गंभीर किस्म की बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस राजनीतिक दल के मुख्य प्रतिद्वंदी रहे जनसंघ और भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिया हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि यथार्थ से मुंह मोड़ने वाली राजनीति न केवल निरर्थक है अपितु भयावह भी है। जनसंघ के संस्थापक, हिंदू महासभा के पूर्व नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजनीति की जिस सच्चाई को इतने स्पष्टता के साथ व्यक्त किया था, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसके अनुसरण भी कर लिया, लेकिन देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल क्या इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। कभी 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 चुनाव स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने के बाद लगातार अपने दिग्विजय के रथ को दौड़ा रही है। तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल पिछले कुछ समय में सफलताओं के माध्यम से आसमान को छू रहे हैं। एक दशक पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय स्वरूप लेती हुई दिख रही है। हालत यहां तक बन रहे हैं कि लोग आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर भी देखने पर विचार कर रहे हैं। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है कि समझने को तैयार नहीं। क्या अड़चन है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हो रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और जिन्हें हम विचारवान राजनीतिज्ञ के तौर पर देखते हैं, ऐसे प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ। कभी कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के संजीदा प्रवक्ता हो चुके ज्योतिराज सिंधिया के कट्टर समर्थक पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ। और इन सबके बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपसे ही करता हूं। समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर ऐसा हुआ क्या देश के संदर्भ में जिसके चलते कांग्रेस पार्टी देश में इस कदर खारिज हो गई। थोड़ा इस पर आपसे दृष्टि मिले क्योंकि आप कभी कांग्रेस के लिए इतनी पैरवी हमारे बीच में करते थे, आजकल कांग्रेस को कोसने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो थोड़ा अपना अनुभव साझा करें कि क्या हुआ जिसे आप हम सबका भविष्य बताते थे, उसमें आपको खुद अपना भविष्य दिखाई नहीं दिया, और जिसको देश के लिए खतरा बताते थे उस पार्टी में आपको अपना भी भविष्य दिखाई दे रहा है, अपने नेता का भी भविष्य दिखाई दे रहा है। देखिए हिमांशु जी, मैं कोसने का काम नहीं करता था और अब भी किसी को नहीं कोसता हूं।
मैं सत्य, तथ्य और तर्क प्रस्तुत करके प्रयास करता हूं कि वर्तमान राजनीतिक दशा और दिशा में कौन सा ऐसा दल है जो मां भारती के परम वैभव की बात कर सकता है। और ऐसा खाली पंकज चतुर्वेदी का मानना नहीं है हिमांशु जी। हम देश में जिन जिन राज्यों में पिछले लगभग 8-9 वर्षों में चुनाव हुए हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है सबके सामने है। और यदि हम कांग्रेस की बात करें हिमांशु जी, तो जिस प्रकार की स्थिति जो मैं कांग्रेस में रह के समझ पाया कि कांग्रेस मूल रूप से नेहरू और फिरोज जी के परिवार का हिस्सा बनकर रह गई है। 1947 से आजादी के बाद नेहरू जी का वर्चस्व रहा, 64 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, फिर कुछ अल्पकाल के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे, फिर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, फिर नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी जी को जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहे उनके कार्यकाल को नहीं गिनते, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल हमारे सामने है। और आज भी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सबसे लॉन्ग टर्म सर्विंग ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। अंतरिम अध्यक्ष, अल्पकालिक अध्यक्ष, पूर्णकालिक, पूर्ण विराम अध्यक्ष वो जाने। लेकिन जिस परिवार पे फिरोज गांधी के परिवार का, फिरोज भाई के परिवार का आधिपत्य हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर, नेहरू जी के जो बेटी थी उनके परिवार जो है उस पार्टी के ऊपर काबिज हो, जहां लोकतंत्र के नाम पर कुछ नहीं बचा हो। आपने खुद उदाहरण गिनाया कि जहां विधायक गिने चुने विधायक बचे हैं वहां इस बात को लेकर संघर्ष है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। ऐसा कुछ इशारा हमारे मध्य प्रदेश के एक नेता अरुण यादव जी ने किया था कि सब में इस बात की होड़ लगी कि कबीले का सरदार कौन होगा, कबीला लुट पिट रहा है, लोग अनजान है, अनभिज्ञ इससे। तो जैसी परिस्थितियां थी और संघर्ष करने के बाद यदि अवसर आए सम्मान पाने का, तो सम्मान पाने के लिए सत्ता के दलालों को उपकृत किया जाए, कार्यकर्ताओं की जो है अपेक्षा की जाए, जिस उपेक्षा की जाए, जिस अपेक्षा के साथ कार्यकर्ता संगठन श्रम करता है, मेहनत करता है, यदि उसको मान सम्मान भी ना मिले, तो मुझे लगता है कि हिमांशु जी ये सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि यदि आपको कहीं, और अब तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि वहां कंचन भी बरसे, जहां मान सम्मान में सोना भी बरसे, तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा विषय कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान का था और यही बड़ा कारण है। मैं एक उदाहरण आपसे शेयर करूंगा कि मैं लगभग 1.5 साल कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, 1.5 साल सीएम रहे। 1.5 साल में हिमांशु जी 1.5 बार भी मेरी उनसे संवाद नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कभी बुलाया ना मैं गया, क्योंकि वो हमको मानते थे कि हम सिंधिया जी से जुड़े लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे एक पल भी कभी ये अनुभव नहीं हुआ कि मैं किसी जी का व्यक्ति हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुख्यमंत्री जी से जब चाहे तब 24 घंटे के अंदर मिलने का समय मिल जाता है। मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर गाना गा सकता हूं, भजन करता हूं। आज दिन भर एक बड़ी लंबी चौड़ी बैठक थी जहां हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ थे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तमाम विषयों पर कामकाजी बैठक थी। तो बुनियादी अंतर यह है जो कांग्रेस संभवतः नहीं समझ पा रही है कि यदि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, कार्यकर्ता देव दुर्लभ है, सबसे बड़ा मान सम्मान आदर भारतीय जनता पार्टी यदि किसी का, तो कार्यकर्ता का, आप किसी पद और कद पे हो वो द्वितीयक है। और यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो दल की पूरी रीति नीति इस बात को लेकर है कि कार्यकर्ता कैसे मान सम्मान को प्राप्त करे, कैसे वो कार्यकर्ताओं का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, उनके परिश्रम का सम्मान है। ऐसा बमुश्किल 2 वर्ष पहले पुराने कांग्रेसी से नए भाजपाई बने पंकज चतुर्वेदी का अनुभव बोल रहा है। ये अंतर है। मेरे साथ में जयप्रकाश जी, कांग्रेस एक खाटी राजनेता है, अभी भी कांग्रेस में अपना भी भविष्य देखते हैं, पार्टी का भी भविष्य देखते हैं। पर मैं जानना चाहता हूं जयप्रकाश जी कर क्या रहे हैं दुनिया के सामने आप लोग अपना। पंजाब में इतनी मेहनत की आपने अपने आप को पिटवाने की, धराशायी हो गया। स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, अब कुल 18 सीटें हैं, तो भी हालत यह है एक दूसरे को जानवर की उपमा दे रहे हैं। नवजोत सिद्धू बता रहे हैं कि अगर हाथी धूल से भी सन गया तो सम्मान के लायक है, और कुत्ते को सोने की जंजीर पहना दो तो भी उसका सम्मान नहीं हो सकता। एक बाजवाजी है, वो बोल रहे हैं कि अब देसी खच्चर दौड़ाने का समय नहीं है, अरबी घोड़ा लाया जाना चाहिए। आपसे जानना चाहता हूं करना क्या चाह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए और देश के सामने मिसाल के लिए? थोड़ा रोशनी देंगे। 20 दिन हो गए 5 अध्यक्षों के इस्तीफे लिए, पता नहीं है उन अध्यक्षों के इस्तीफे का क्या हुआ और उसके बाद क्या करने जा रहे हैं। सत्र चालू हो गए विधानसभा के, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर फैसला नहीं कर पा रहे, उंगलियों में गिने जाने लायक विधायक हैं, तो अभी तय नहीं कर पा रहे हमारा नेता कौन हो, कहां है, क्या करना चाह रहे हैं। देखिए
डॉक्टर हिमांशु जी, जी हमारे साथी पंकज जी बोल रहे थे, ये तो जी जुमा जुमा साथ नहीं हुए, पहले कांग्रेस पार्टी के ही चक्कर लगाते थे, जी आज ये उधर चले गए तो उधर की चर्चा करने लगे। ये इस बात को नहीं समझते कि असली प्रजातंत्र है तो कहीं वो जी कांग्रेस पार्टी में ही है। कांग्रेस पार्टी का आपने एक मामला पूछा पंजाब का, देखो कहीं जी कहीं गलतियां रही हैं, इसलिए पंजाब का मामला सुधारने के लिए हमारी पार्टी की शीर्ष नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और दूसरे साथी लगे हुए हैं। टाइम लगता है। आपने कहा कि भाई अभी सीएलपी का लीडर नहीं चुनेंगे 500 स्टेटों में। भारतीय जनता पार्टी तो घोषित चीफ मिनिस्टर थे, कितने दिन बाद ओथ हुई है भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर की। ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में से निकल रहे हैं। पार्टियों में मनमुटाव होता है, इसकी तरह तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह। जिस अडवाणी जी ने, आपको याद होगा हिमांशु जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के दो नेता बैठे से पूछना चाहता हूं कि अडवाणी जी 2 से और 120 तक लेकर के आए थे, आज अडवाणी जी का आता पता नहीं कहां है कहां नहीं। इस बुढ़ापे में उनकी मिट्टी खराब करके रख दी लोगों ने। आज यदि प्रजातंत्र की बात ये लोग करते हैं, कम से कम सोनिया जी ने, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता सबको बुला रही है, मीटिंग कर रही है, लगे हुए हैं। आप देखना 2024 के चुनाव में पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी की महंगाई, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी में फैली बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी का लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब, बच्चों को रोजगार न मिलना, तो आपको बताएगी जनता की हालत क्या हो रही है। तो ये तो सिस्टम में कांग्रेस अच्छा दावा है जयप्रकाश जी। थोड़े 2-3 सवाल कर लेता हूं, किस आधार पर कमाल की बात कर रहे हैं। हरियाणा में बैठे हैं आप, हरियाणा के इतने बड़े नेता आप हैं। माननीय शैलजा जी जो है प्रदेशाध्यक्ष हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। आपको याद है कांग्रेस का संगठन कब बना जिला स्तर का? आपको खुद को याद है कि हम कब जिला स्तर पर अपना संगठन बना पाए थे, कब हमारे ब्लॉक के बन पाए थे? एक सवाल। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं आपके नेता बयान क्या दे रहे हैं। पंजाब में बयान दिया गया है जयप्रकाश जी, पूरी बात हो जाए, कि भाई गीदड़ों ने शेर को शिकार किया, ये तो सुना था, पहली बार सुना है कि कुत्तों ने शेर को मरवा दिया। अपनी पार्टी के संदर्भ में, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए बयान है। उत्तराखंड के संदर्भ में हरीश रावत का इस्तीफा कराने की बात हो रही है, राजनीति से संन्यास की बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं जयप्रकाश जी, आप जैसा मजा हुआ तपा हुआ राजनीतिज्ञ नहीं मानता कि वाकई आपकी पार्टी की हालत हद से ज्यादा खराब है और वाकई कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत? संदेश क्या दे रहे हैं आप? 5 अध्यक्षों के इस्तीफे ले लिए, अभी तक फैसला नहीं लगता है। इतनी जल्दी ना कराओ कि कहीं कोई गलती हो जाए या चूक रह जाए। आप देखना 1 महीने के अंदर अंदर हरियाणा प्रदेश में संगठन भी बनेगा, ब्लॉक लेवल तक बनेगा, सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। और फिर मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कि ज्यादा वो ना पालो। आपको याद होगा आपकी पार्टी हरियाणा में कहती थी 2019 में 70 पार मिले सारे जमुना पार, 40 सीट पे सिमट गए। अब की बार 20-15 सीट भी नहीं आएंगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को हरियाणा प्रदेश के 36 जाति के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आपको याद होगा बड़ौदा उपचुनाव में क्या हालत हुई इनकी सरकार की। हरियाणा में सरकार बने हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, आपका उम्मीदवार 14,000 वोट से कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में हारा। तो सारे देश की भी चर्चा करूंगा, प्रदेश की भी करूंगा, लेकिन हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डगर आसान नहीं है। और जो महंगाई चल रही है, आज इस देश के नौजवान की जो बेरोजगारी चल रही है, सैकड़ों करोड़ नौजवान की हालत बुरी कर दी आपने। आज हालत क्या है देश में? एसएससी की नौकरियां बंद हो गई हैं, फौज में नौकरियां कम। एक सवाल करना चाहता हूं, हालत किसकी ज्यादा बुरी है? देश की जनता की ज्यादा बुरी है या देश में कांग्रेस की हालत ज्यादा बुरी है? थोड़ा इसका उत्तर दे दें। जो था सिस्टम के, अभी आप सुन नहीं रहे सोनिया जी की बात। सोनिया जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राहुल जी, प्रियंका जी, दूसरे सीनियर नेता, पार्टी का जो ढांचा है उसको दुरुस्त करने में लगे। इसमें क्या बात है? आज ये लोग खुश हो रहे हैं, इनको इस बात का ज्ञान नहीं कि पंजाब में क्या हालत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। है कहीं मुंह दिखाने लायक जगह? ये जयप्रकाश जी काफी उत्साहित हैं। प्रेम प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूं। जयप्रकाश जी बता रहे हैं आपको पता है आपकी हालत क्या हुई पंजाब में, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के वर्तमान तौर तरीकों से
भविष्य के लिए आपको अपनी कोई चुनौती दिखाई दे रही है, या आपको लग रहा है एक नई पार्टी के लिए ही गुंजाइश बन रही है? कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है से था होने की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। जी प्रेम प्रकाश जी। हिमांशु जी, आपने शुरू में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचार रखा कि जो राजनीतिक दल या संगठन या व्यक्ति यथार्थ से मुंह मोड़ता है वो राजनीति को नहीं मतलब जो उसको नहीं स्वीकारता है वो राजनीति के लायक नहीं। तो अभी कांग्रेस में स्थिति ये हो गई है कि जिस इसका निर्माण भी विदेशी ने किया था और लगता है कि इन्हीं के अध्यक्षता में कांग्रेस जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाएगी। आपने खुद ही कहा कि जहां जहां कांग्रेस के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और अगर तीसरी कोई क्षेत्रीय दल है तो वो धीरे से अपना स्थान बना ले रही है, वो कांग्रेस को रिप्लेस करती जा रही है। पंजाब में आप हमारी बात कर रहे हैं, पंजाब में हम अकाली दल के साथ लंबे समय से उनके साथ अलायंस में थे और भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी मुश्किल से 15-20 सीटों पे लड़ती थी। इस बार पहली बार हम बढ़े हैं, ज्यादा सीट में लड़े अकेले दम पे, तो इसलिए हम उसको भी नहीं मानते। और कांग्रेस में हमेशा कांग्रेस जिस नीति को लेके चलती रही, शुरू से नीति और नेता और नेताओं की नीयत, ये तीन पे जनता निर्णय करती है। जवाहरलाल नेहरू जी का नेतृत्व था, लोगों ने देश की आजादी हुई थी स्वीकार किया। इंदिरा जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया और इसी प्रकार अटल जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया। और आप देखो फिर अभी मोदी जी के नेतृत्व को पूरे देश के लोग स्वीकार कर रहे हैं, देश का हर वर्ग स्वीकार कर रहा है। ये जितनी बातें करते हैं वे अपने नेतृत्व के कारण। अभी जो चुनाव हुआ है लगभग आप देख लें 500 कुछ ज्यादा सीटों पे 536-36 के आसपास जो है ये विधानसभा में लड़ी और लगभग 494 के आसपास इनकी जमानत जब्त हुई है। तो अब इसके बाद भी अगर ये देखना चाहते हैं, ये उनकी पार्टी है, वो कैसा रिबिल्ड करें, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ये जो इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और हमको जो इस देश की जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के लोग चलने वाले थे, जो यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर के चलने वाले थे, जो बहुसंख्यक समाज था उनकी भावनाओं को लेकर के चलने वाले, और जिसमें हम लोग इस बात को स्वीकार करते थे, वसुधैव कुटुंबकम को स्वीकार करते थे, और जो हमारे नेता का नारा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये दिखाई दिया कि यूपी में आज आपको बाबर सरीखे नौजवान जो है वो हमारे साथ देने के लिए उसकी निर्मम हत्या होती है, और सो कॉल्ड सेकुलर जितना जमात था जो इनटॉलरेंस की बात करके एक वो अखलाक के मुद्दे पर पूरा देश में, अभी मोदी जी की सरकार बनी नहीं थी, 15 की बात होगी 15-16 में, और जिस समय की स्टेट जो है वो यूपी का अखिलेश के पास था। तो ये जो बार बार जो झूठ का करते जा रहे हैं, उस समय तक इन्होंने राज किया जब इंफॉर्मेशन आम लोगों तक नहीं सीधे तौर पे पहुंचती थी, कुछ माध्यमों से ही पहुंचती थी, नेताओं के माध्यम से। आज तो मैं जानता हूं कि नेताओं से ज्यादा जो जनता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में सबसे ज्यादा तेज है, हम सबसे ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन है, और इसलिए ये जितनी बातें करते हैं। अब ये महंगाई की बात कर रहे हैं, अच्छा महंगाई में क्या हुआ, हमने तो 10 रुपया 5-5 रुपया पेट्रोल में कम किया था। आप गैस की बात कर रहे हो, आप अपने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का गैस देख लें, आपको साल में 7 गैस सिलेंडर मिलेंगे कि 8 मिलेंगे, इसके लिए पूरी कैबिनेट बनी और राहुल जी ने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ के फेंक दिया कि नहीं 7 नहीं 8 दिया जाएगा। मतलब उस समय तो गैस मिलती नहीं थी। सब्सिडी की बात है, आज 5-5 रुपया 10 रुपया हम लोगों ने कम किया था। जहां इनकी राज्य है इस छत्तीसगढ़ में, इन्होंने क्या किया था, सरकार आते ही 2.5 रुपया
अगस्त 19 में डीजल और पेट्रोल में बढ़ा दिया, 5 रुपया बढ़ा दिया। और अभी जब हमने कम किया था तो ये 1 रुपया 80 पैसा दोनों का मिला करके इन्होंने कम किया। तो ये जनता देखती है कि आप क्या कर रहे हो। ये सबको मालूम है कि पूरे विश्व में जो अभी चल रहा है, युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया, और उसके कारण जो बातें बढ़ रही, इसलिए इनकी बातों का जो असर है। मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ, फिर प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा। आपने बताया नेता महत्वपूर्ण, नीति महत्वपूर्ण, नियत महत्वपूर्ण। कांग्रेस की दिक्कत क्या है? नेता गलत है, नियत में खोट है, या नीति ही गलत है प्रेम प्रकाश जी के अनुसार? देखिए, नीति तो पहले ही गलत थी, लेकिन नेतृत्व कुछ उस समय था जिस नेतृत्व ने अपने आप को पब्लिक से कनेक्ट करके अपनी कुछ क्रेडिबिलिटी बनाई थी। अभी तीनों संकट से गुजर रहे हैं। नीति तो बेकार है ही है, नीति पहुंच लायक है नहीं वहां जहां जनता के पास जाना चाहिए। नेता की बात है, नेता और उसकी क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी इतना ही देखें कि हम जिस प्रदेश में हैं वहां के एक मंत्री पिछले कई महीनों से लगातार बोल रहे हैं कि भाई 2.5 साल का फार्मूला हुआ था, हमको राहुल जी ने कहा था, और ये सारा वो रोज दिल्ली जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, अपना विभाग छोड़े पड़े हैं और वो विभाग तक नहीं देख रहे हैं। तो जब क्रेडिबिलिटी की सवाल है कि उनके दल के जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो अपने नेतृत्व के कहे गए वचन पर भी उसको भरोसा नहीं है, तो आम जनता को कैसे भरोसा होगा? तो ऐसे ही बहुत सारी जो डिलीवरी है, प्रियंका जी का एक बार उन्होंने प्रयोग किया, राहुल जी तो फेल हो गए थे, दोबारा प्रयोग किया यूपी में, वो दोबारा भी फेल हो गई। तो पहले तो 4 सीट थी, अब 2 पे आ गए। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी बातें हैं, उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ना जानती हूं, और जो लड़की लड़ रही थी उसी को हटा दिए। तो ये जो बात है, जनता आज इस बात को अच्छे से समझती है, कथनी और करनी के अंतर को समझती है, कथनी और करनी के अंतर को भी समझती है। कुल मिलाकर पहले नीति ही खारिज थी और अब नेता भी खारिज है। प्रेम कुमार जी, एक तरफ जयप्रकाश जी जो कह रहे हैं कि काहे को चिंता कर रहे हो, 1 महीने का मामला है, बस 1 महीने में देखो क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ पंकज जी हैं जो बता रहे हैं बहुत समय खराब कर लिया, अब जाके ठिकाने पे ठीक आए हैं, सही जगह पर हमें मिल गया है, और बाकी लोगों को संदेश है कि तुम भी ठीक जगह पे आओ। तीसरी तरफ प्रेम प्रकाश जी हैं जिन्होंने थोड़ी उदारता दिखाई कि भाई पहले नेता वेता तो ठीक था इनके पास में, अब ना तो नेता ठीक, नियत कभी ठीक ही नहीं थी, और नीति तो गड़बड़ ही रही। अब इसके बाद में भी कांग्रेस उम्मीद कर रही है पुराने दिन लौटाने की। आ जाएंगे प्रेम कुमार जी? वाकई आपको लगता है जब ऐसी बर्बादी के बीच में भी कांग्रेसी जश्न मनाने में है और एक दूसरे के सिर फोड़ने में? जी डॉक्टर हिमांशु जी, देखिए कांग्रेस सत्ता से बाहर अभी निश्चित रूप से 2014 के बाद से है, और बीजेपी भी 2004 के बाद से सत्ता से बाहर रही थी। लेकिन एक बड़ा फर्क है जिसकी वजह से आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस समय विपक्ष में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में उसका प्रदर्शन क्रमशः उत्तरोत्तर अच्छा होता दिख रहा था, जबकि कांग्रेस का आज विपक्ष में रहते हुए प्रदेशों में भी जो प्रदर्शन है वो उत्तरोत्तर खराब होता दिख रहा है। वो बीच में जो 3 राज्य का चुनाव जीती थी कांग्रेस, उस वाक्य को छोड़ दें तो ये खराब होता दिख रहा है। तो इस वजह से ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस क्या अपने पुराने दिनों को लौटेगी। लेकिन इसमें जो नीति और नेता का सवाल उठाती हैं, नीति और नेता निश्चित रूप से जब 2014 से पहले तक तो यही नेता थे, इनकी नीतियां भी वही थी। तो अब जबकि विपक्ष में कांग्रेस है, तो क्या नेता कौन हो, नेता जो रिप्लेसमेंट का दौर, संक्रमण का दौर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी के बाद का जो लीडरशिप है राहुल जी के पास भेजा गया, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनको रिजाइन करना पड़ा। तो उसके बाद कांग्रेस संभल नहीं पा रही है। इसमें मैंने बारंबार कहा है जब भी चर्चा होती है कि पार्टी की इनर डेमोक्रेसी जो है उसको रिवाइव करने की बहुत जरूरत है। जो जब तक वो रिवाइव नहीं होगी, पार्टी में नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का हस्तांतरण नहीं होगा, जो बहुत जरूरी चीज है, ये नहीं हो रहा है।
उसके बाद दूसरी बात यह है कि नीति के हिसाब से हम नेता वो होता है, नेतृत्व का मतलब सिर्फ ग्रुप लीडर नहीं, एक तो अभी नेता नहीं है, खोजने की जरूरत है, लोकतांत्रिक तरीके से हो। और दूसरा नेता वो होता है जो जिसके पास विजन हो, जो समांतर रूप से सामने एक विजन है तो उसके समांतर विजन रखे। मैं उदाहरण के तौर पर अभी महंगाई को लेता हूं। महंगाई पर राहुल गांधी जी समेत पूरा कांग्रेस अभी आंदोलन पर है, एक कार्यक्रम लेकर चला है। विपक्ष के हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जनता के मुद्दे को उठाया, पर इसमें सीधे एक सवाल आ जाता है कि भाई महंगाई तो श्रीलंका में भी है, वहां तो 100 रुपए में चाय मिल रही है, 150 रुपए में ब्रेड मिल रहा है, तो हम पूरी दुनिया में महंगाई है, तो हमारे देश में महंगाई है तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो नेचुरल है, प्रॉब्लम नहीं बोल के मतलब ये तो नेचुरल है। तो इस सवाल को एड्रेस करने के लिए विजन होना चाहिए। अगर इस सवाल का उत्तर आपके पास नहीं है तो आपकी महंगाई पर सारा विरोध प्रदर्शन जो है आपके पक्ष में राजनीतिक रूप से नहीं हो रहा है और ना भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में ये महंगाई का आंदोलन हो रहा है। आपको महंगाई पर बोलना है तो बताना पड़ेगा। मैं बीच में रोकता हूं, आप आज ही का प्रदर्शन है कांग्रेस का, क्या आपको कहीं राहुल गांधी लाठियां खाते हुए दिखे? क्या आपने प्रियंका गांधी जिन्होंने ये नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनको आपने कोई बड़ी भीड़ के साथ में प्रदर्शन करते हुए देखा? कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश में 2 जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। प्रदर्शन अपने घर पे ही कर लिया, कमलनाथ जी के निवास पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। इस सुविधाजनक तरीके से जो प्रदर्शन का सिलसिला है, विरोध से आपको सुर्खियों में ला देने की सहूलियत दे दी है। एक ट्वीट कीजिए और मान लीजिए कि देखिए आपने कितनी जनता की लड़ाई गंभीर तरीके से लड़ी। क्या आपको नहीं लगता है ये सोशल मीडिया ने धार बहुतरी कर दी और कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है? सोशल मीडिया से संदेश भले ही जाता हो पर जनता को अभी समझ नहीं आता। जी हिमांशु जी, मैं जो बात कह रहा था ये लगभग उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि जनता क्यों नहीं महंगाई के लिए सामने आ रही है। देखिए मैं बताऊं, एक बात याद दिलाऊंगा कि महात्मा गांधी जी भी जब नेतृत्व करने निकलते थे तो ऐसा नहीं कि वो सीधे नेतृत्व मान लेते थे, वो चंपारण में रहते थे, लोगों की बात समझते थे, कारण समझते थे, और जब तक जनता बोलती नहीं थी कि आप मेरा नेतृत्व कीजिए इस मुद्दे पर, तब तक उन्होंने नेतृत्व को नहीं स्वीकार किया। तो प्रॉब्लम को समझा, जनता की बेचैनी को समझा और जनता को कहा कि आप मेरा नेतृत्व स्वीकार करने दे, उस अवसर तक इंतजार किया। आज जनता अगर महंगाई पर नहीं उतर रही है तो इसके पीछे जो कारण है, जो मैंने बताया कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में महंगाई है तो हिंदुस्तान में है तो क्या फर्क है। इस फर्क को अगर विजन के साथ नहीं समझाएंगे कि ये जो फर्क है ये चुनाव से पहले राहत और चुनाव के बाद आहत या फिर जो कोई भी दृष्टिकोण होता है उसको लेकर के जब तक नहीं आएंगे और जनता नहीं पार्टिसिपेट करना चाहेगी तब तक यही होंगे कि ये अपने मुख्यालय के बाहर कुछ एक लोगों के साथ में प्रदर्शन करती हुई तस्वीरें ही दिखा पाएंगे, इसी को आंदोलन मान लेंगे। लेकिन ये आंदोलन दरअसल जनता के पार्टिसिपेशन का आंदोलन नहीं कहलाएगा और फिर हार करके कहेंगे कि जनता तो खुद आंदोलन नहीं चाहती है। जनता आंदोलन क्यों नहीं चाहेगी? मैं पंकज जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात और जानना चाहूंगा, क्या प्रेम कुमार जी आप नहीं मानते कि कांग्रेस आज भी जमीन से कटे हुए नेताओं के सुझावों के आधार पर अपने अगले कदम तय करना चाहती है? जो जनता से आज खारिज नहीं हुए हैं, लगातार खारिज हो रहे हैं, वही बता रहे हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी पहचान के लिए संकट है। बात ज्यादा किसकी सुनी जा रही है? जो प्रभारी विवेक बंसल है, जिनके 15,000 वोट भी नहीं आते हैं। महत्वपूर्ण शैलजा जी हैं जो लगातार मंत्री रहते हुए भी चुनाव हार रही है, उसके बाद लगातार सिलसिला बना रही है। आप पूरे देश के संदर्भ में देखा, हरीश रावत आज भी कांग्रेस पे हुकूमत करना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से विधानसभा चुनाव हारते हैं, अभी भी सीएम बनने के हसरत पाले थे और इसके बावजूद भी चुनाव हार गए, पर जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस भी है ऐसे ही लोगों की राय लेके, ऐसे लोगों को नेतृत्व देके सोच रही है कि भविष्य सुधर जाएगा। मानते हैं आप? उम्मीद ठीक है?
इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। आपने हुड्डा जी का उदाहरण दिया, पिछले चुनाव में भी जब हुड्डा जी चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी के सामने ये संकट था कि किसको नेतृत्व सौंपा जाए, तो हुड्डा जी का क्या तरीका था और अब भी क्या तरीका है, वो बड़ी रैलियां आयोजित करते हैं। उस रैली में ऐसी बातें बोलते हैं जिसका मतलब ये होता है कि नेतृत्व तो हम ही करेंगे, हमारे ही नेतृत्व में सरकार बदलेगी, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं है। तो ये पार्टी पर दबाव के लिए रैली बन जाती है, न कि मास बेस बढ़ाने के लिए रैली होती है। ये जो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रेम कुमार जी की, और इस टिप्पणी के बीच में ही मर्म छुपा है कि क्या पंकज जी आप नहीं मानते कि दरअसल दिक्कत राष्ट्रीय नेतृत्व की है? प्रेम प्रकाश जी का कहना है ये नियत भी खराब, नीति भी खराब, नेतृत्व भी खराब, पर असल दिक्कत नेतृत्व की साख का है। दरअसल एक समय नेहरू गांधी परिवार की साख ही कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूती का आधार था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ नई पीढ़ी जनता के बीच में अपनी साख साबित नहीं कर पाई है और ये नेतृत्व बोझ बन गया है, इसलिए दिक्कत जारी। हिमांशु जी, हमको इस चीज को थोड़ा मैं इतिहास की तरफ लेकर चलूंगा आपको, और हम सब इस पैनल में बड़े सुधीजन बैठे हैं। जयप्रकाश जी भी बहुत सीनियर राजनेता हरियाणा के, भले कांग्रेस में है, विद्वान आदमी है। 1980 के बाद 2014 में पहली कोई ऐसी सरकार बनी जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मैं इंदिरा जी की मृत्यु के बाद के चुनाव को बहुमत का चुनाव नहीं माना, क्योंकि वो चुनाव नहीं था, श्रद्धांजलि सभा थी और देश ने एक प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धांजलि के चलते कांग्रेस को पंपर मेजॉरिटी दी थी। और उसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, और ये उस दृश्य को दर्शाने के लिए पर्याप्त है जिस ओर प्रेम जी इशारा कर रहे हैं कि कब्जा किसका कांग्रेस पार्टी पर। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि फिरोज खान साहब के परिवार का कब्जा, जो फिरोज गांधी लिखते हैं, ये नेहरू और नेहरू परिवार है, नेहरू फिरोज परिवार है। इनका गांधी से लोग कंफ्यूज होते हैं, इनका गांधी जी से कोई वास्ता नहीं है। उधर नाम ले लिया कि तो फिरोज खान से फिरोज गांधी हो गए। तो ये आप देखिए ना, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी के बाद राहुल जी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका जी, प्रियंका जी के बाद प्रियंका जी के बच्चे जी, और कोई जी मिलता ही नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये G23 के जो ध्यान है ना आपको, आप क्या कह रहे हैं, तो आगे राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, फिर महाराज माधवराव सिंधिया जी, फिर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और तय मानी आप मेरे साथ बैठेंगे महाराजा महा आर्यन जी के लिए भी बात करने के लिए, तो स्मरण रहे हम दलील क्या देने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल स्मरण रख के दलील देता हूं हिमांशु जी, मेरी स्मरण शक्ति वैसे भी तीव्र है। मैं दिल्ली के नेतृत्व की बातचीत कर रहा था, आपने दिल्ली के नेतृत्व का सवाल पूछा था, कांग्रेस पे मालिकाना हक का सवाल पूछा था, कांग्रेस पे कब्जे का सवाल पूछा था। विजय राजे सिंधिया जी ने जीवन भर कोई पद नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी में सेवा करी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपनी, माफ कीजिएगा पंकज जी, कौन सा पद नहीं लिया? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का, आपकी जानकारी के लिए। मैं सरकार की बात कर रहा हूं भाई साहब, वो तो सांसद रही, विधायक रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, राम मंदिर का प्रस्ताव उनका है। मेरी हिमांशु जी इतिहास भूगोल सब बराबर है, मैं सत्ता के पद की बात कर रहा हूं। विजय राजे सिंधिया जी जिन्होंने राम मंदिर का प्रस्ताव रखा, पर कोई हाईलाइट में नहीं, कभी किसी सत्ता के पद की मांगने की मुझे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना दो। मेरा समर्पण, विजय राजे सिंधिया जी का समर्पण देश के प्रति है, मां भारती के परम वैभव के प्रति है, और मैं भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करूंगी। और इसलिए अब जब भी अवसर आता है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्मरण करते हैं कि राजमाता जैसा वात्सल्य और ममता तो किसी और में नहीं था। यह है, सोनिया जी के बारे में कोई कहता है, इंदिरा जी के बारे में कोई कहता है, वो बता दे। और ये अभी फिर आप सुन लीजिए हिमांशु जी, जो समस्या ये कि कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष फिर से राहुल गांधी है। जो म्यूजिकल चेयर चल रही ना फिरोज जी के कुनबे में कि मम्मी दीदी भैया, मम्मी दीदी भैया, मम्मी दीदी भैया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि घर की पार्टी को घर की पार्टी, मम्मी की पार्टी, भैया की पार्टी, दीदी की पार्टी, दीदी के बच्चों की पार्टी। जयप्रकाश जी अभी आज राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं, कल सोनिया जी करते थे, उसके पहले राजीव जी की करते थे, अब आगे जयप्रकाश जी शतायु हो सकता है इनको प्रियंका जी के बच्चों की तारीफ करना पड़े यदि कांग्रेस में रहे तो। ये स्थिति कांग्रेस की है जयप्रकाश जी। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, शिवराज सिंह चौहान जी कोई राज परिवार के नहीं, साधारण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले भाजपा के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता, रमन सिंह जी साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता। जी मेरे पास में अभी तुरंत रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। देश की और प्रदेश की सेवा करने वाले शिवराज सिंह चौहान की प्रशस्ति में 3 साल पहले आप क्या बोल रहे थे, वह भी दस्तावेजी स्वरूप में मेरे पास मौजूद है। लेकिन बहरहाल
हम अभी कांग्रेस के संदर्भ में है और जयप्रकाश जी कमाल देखिए, भाजपा कैसे हृदय परिवर्तन करती है, कैसे तर्क को धारदार बनाती है। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे बीच में उदाहरण के तौर पर मौजूद है। मात्र 2 साल की भाजपा में बिताई गई अवधि ने पंकज जी को बता दिया कि देश के संदर्भ में, प्रदेश के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में भाजपा का और भाजपा के नेताओं का कितना अविस्मरणीय योगदान है। वहीं आपकी कांग्रेस है, जहां के लोगों ने जिंदगी कांग्रेस में गुजार दी, पर इसके बाद भी कांग्रेस की योगदान को लेकर अगर बात करने की बात करो तो लोगों के मुंह से जुबान नहीं खुलती। आपसे जानना ये चाहता हूं कि सब तरफ से आवाज है कि वर्तमान में गांधी परिवार बोझ बन गया, दिक्कत इसी की है, और भाजपा पूरी दमखम से ये बता रही है कि देखो कितना बड़ा बोझ देश पर है, पार्टी पर नहीं, देश पर। कैसे निपटेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, मैंने कहा था ना पंकज जी का तो जुमा जुमा साथ हुआ है जी। ये इस बात को भूल गए, पंकज जी कांग्रेस में थे और 9 साल तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। पंकज जी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। याद होगा 2006-07 में मैं मेंबर पार्लियामेंट था, उस वक्त आप बड़े गुणगान गाते थे इंदिरा जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के। आज ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? इनका कसूर नहीं है। मैं लोकसभा में था, आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष थे, एक सीट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह गई थी हिमाचल में जी। और उस वक्त सुखराम जी के ऊपर केस चल रहा था करप्शन का। जब सुखराम जी कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सदन में शोर मचाया। आज जब एक वोट की जरूरत पड़ी हिमाचल में, मैं प्रेम प्रकाश जी से कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी मौका परस्त पार्टी है, उसी सुखराम जी को का समर्थन लेकर के हिमाचल में सरकार बनाई। और मैंने सदन में कहा कि आडवाणी जी, आपका कौन सा ऐसा तीर्थ स्थान है, आप हृदय परिवर्तन कहां करके लाते हो? आप कहां ऐसा इनका हृदय परिवर्तन कराते हो? कांग्रेस में था तो भ्रष्ट, और जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया ईमानदार। यही बात मैं इनसे करना चाहूंगा। इन्होंने बात करी थी राजमाता सिंधिया जी की, वो इस धरती पे नहीं है, इस देश में नहीं है, महान नेता थी, अच्छी नेता थी। पंकज जी, अगर सब बातों में चले गए तो मुझे वो वक्त भी याद है जब आप जिस तरीके से आज के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, आप तो छाती के बटन पार तोड़ते थे। आज कांग्रेस पार्टी के गुणगान करते थे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को उस वक्त बचाया है। आज भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति, फिरोज खान से जोड़ने की बात करते हो। आप इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। आपने अपनी बात पूरी कर लें। काम किया, आपने छात्रों को लाठियों से पिटवाने का काम किया, आपने विश्वविद्यालय बंद करवाने का काम किया, आपने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बर्बाद करने का काम किया, आपने प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। आप चुनाव देखिए, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 27 से लेकर के 900 तक सीटें आपने जबरदस्ती जितवाई हुई है। ये क्यों ड्रामा करते हो? बार बार धर्म धर्म भाई हिंदू। जयप्रकाश जी ठीक है, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 27 से 90 सीटें जबरिया जितवा दी, पर ये बताओ, आप देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश में 40 साल तक सत्ता में रहा हुआ राजनीतिक दल, 403 विधानसभा सीटों में से 398 सीटों पर चुनाव लड़ता है और 387 सीटों पर जमानत जब्त करा लेता है। वोट भी कितने पाता है? 850, 1121, 1225, 2 सीट जीतता है। इसके बावजूद भी आप जयप्रकाश जी, आप जैसा अनुभवी राजनीतिक, जिसके संदर्भ में उम्मीद करते हैं कि वो सच्चाई का सामना करता होगा, अभी भी भाजपा कहती है, भाजपा कहती है। अरे हम भाजपा पे तो सवाल ही नहीं कर रहे, हम तो ये जानना चाहते हैं जयप्रकाश जी आपसे कि भाजपा इतनी बुरी पार्टी है आपके अनुसार, फिर भी कांग्रेस को जगह क्यों नहीं मिल रही? इस पर कुछ बात कीजिए ना। क्या करेंगे जिससे कांग्रेस को उम्मीद मिलेगी? प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखते थे लोग। प्रियंका जी आई, 7 सीटें आई थी पिछले चुनाव में, 2 सीटों पर रह गए। लोकसभा लड़ी थी, सपा के भरोसे सोनिया गांधी जी जीत रही है, राहुल जी भी हार के अमेठी से बैठ गए। आपसे सवाल है, क्या वाकई आपको लगता है कि आपका भविष्य सुनहरा है? क्या वाकई आप सच का सामना अभी भी नहीं करना चाहते, या आपको लगता है वाकई सच का सामना करने की जरूरत है? आंख, कान, नाक तीनों खोलने की जरूरत है।
हिमांशु जी, ये बात आपकी सही है कि हमारे यहाँ आज कमियां नहीं रही। मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब माननीय पीवी नरसिम्हा राव भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त कांग्रेस से एक चूक हुई। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उस वक्त कांशीराम जी की पार्टी को 300 सीट दे दी, कांग्रेस पार्टी ने 103 के आसपास सीटें रखी। तो उस वक्त के बाद कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर हुआ। तो प्रियंका जी ने कम से कम 403 सीटों पे हमारा झंडा तो लहराने का काम किया, हमारा बस्ता तो उठाने का काम किया। लेकिन मैं पंजाब की बात करूं, आप उसी से जोड़ दो, केंद्र में इनकी सरकार है, पंजाब में क्या नतीजे हैं? आपकी कितनी जमानतें जब्त हैं? आपकी क्या दुर्गति हुई है पंजाब में? और हरियाणा में अब आएगा 70 पार की जगह आप 40 पर रुक गए थे। और आपने ऐसी नालायक तरीके का गठबंधन बना करके सरकार बनाई, भ्रष्टाचार लोगों का एक टोला खड़ा कर दिया। आज हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को रो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा पंकज जी। जिस राज्य में भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश कहते हैं और आप लोगों की गलत नीति की वजह से 703 किसान शहीद हुए, आपके कान पे तो जौ तक नहीं रहेगी। आपने बेरोजगारी की दर क्या कहां ला करके खड़ा कर दी? भगवान जब माफ नहीं करेगा तब देखा जाएगा जयप्रकाश जी। अभी देश की जनता तो इन्हीं की जय जयकार कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव थे, 4 राज्यों में सरकार बनवा दी। उत्तराखंड में बड़ी उम्मीद थी आपसे कि उत्तराखंड में तो आप आओगे, वहां पर भी नहीं आए। लेकिन पंकज जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, पंकज जी का हस्तक्षेप लेता हूं और फिर प्रेम प्रकाश जी के पास लेता हूं। जी जयप्रकाश जी, एक बार अपनी बात पूरी कर ले, फिर एक बार पंकज जी बात सुन लेते हैं। जयप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अब प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि महंगाई तो दूसरी दुनिया में भी है। अरे प्रेम कुमार जी, आप सीनियर पत्रकार हो, महंगाई हम दूसरे देश की तुलना भारत से नहीं करना चाहते। आप तो वो काम कर रहे हो। जयप्रकाश जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी इसी पर तो बात कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ में दिक्कत यह है कि भाजपा 1 मिनट में निपटा दे रही है। निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख संसद में करते हुए बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि कोरिया में युद्ध होता है, उसका फर्क भी हम पे पड़ता है। और अभी भी भाजपा ने यह कह के देश को समझाने की कोशिश कर ली है कि भाई रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया प्रभावित है, हम भी प्रभावित है। प्रेम कुमार जी को दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के पास में ऐसे दमदार नेता और ऐसी दमदार बात क्यों नहीं है कि वह देश को बता पाए कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम जितने भी बढ़े हों वो ठीक है, पर 2014 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने ड्यूटी इतनी ज्यादा लगा दी है कि अगर वो अपनी ये ड्यूटी घटा दे तो सबकी जेबों को राहत मिल जाएगी। पर ये बात बताते ही नहीं जयप्रकाश जी। आप तो पेट्रोलियम मंत्री रहे, आपसे बताओ ना, क्या कांग्रेस समझा पा रही है ये बात? बिल्कुल। मोदी जी ने कोरोना काल में ये कहा था कि मैं 16% ड्यूटी घटाऊंगा, बल्कि बढ़ा दी। और ये कहा कि लोगों की जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। और आपके टीवी के ऊपर मैंने बहस करी थी, आपने देखा होगा 5 स्टेटों के चुनाव से पहले डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए। ये तो ऐसे मौकाशिनास लोग हैं, मौकाप्रस्त लोग हैं, जनता के साथ धोखेबाज लोग हैं, जिन्होंने चुनाव संपन्न होते ही आज 9 दिन में 8 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। आपने सेंट्रल एक्साइज क्यों नहीं कम करी? आप इस बार बार कहते थे स्टेट का वैट, स्टेट का वैट। पंजाब में हमारी सरकार थी, हमने वैट कम किया। हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार ने क्यों नहीं कम किया? आज भी पंजाब में 2 रुपए 80 पैसे लीटर कम डीजल का भाव है। घटा देते जयप्रकाश जी। अगर उत्तराखंड में, गोवा में और पंजाब में आपने सरकार बना दी होती है ना, देश की जनता का बड़ा भला हो जाता। सारा किया धरा तो आपका ही है, आप आए नहीं, इसलिए इनको कोई परवाह रही नहीं। पंकज जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, पंकज जी का हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर प्रकाश जी के पास चलते हैं। जी पंकज जी। मैं सिर्फ ये सुन रहा था आदरणीय जयप्रकाश जी को, ये भारतीय जनता पार्टी करते पंजाब में क्या हालत थी, खुद की हालत नहीं देखी कि जहां लोग किस प्रकार की उपमाओं से कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निरूपित कर रहे हैं। और सिद्धू इनकी पार्टी में थे, कांग्रेस में 24 अकबर रोड में पैदा हुए थे, कन्हैया कुमार इनकी पार्टी पैदा हुए थे, हार्दिक पटेल इनकी पार्टी की पैदाइश है, वहां पैदा हुए थे, जगदीश मेवाड़ी इनकी पार्टी पैदा हुए थे। वही वो तो कट्टर कांग्रेसी थे ना, महात्मा गांधी जी के समय के लोग हैं वो लोग। ये कौन सी बातें कर रहे हो जयप्रकाश जी? 25 साल से गुजरात में सत्ता से बाहर, लगातार तीसरी बार गोवा में सत्ता से बाहर, उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता से बाहर, मध्य प्रदेश में आपकी स्थिति है कि 15 महीने के लिए आए बाहर। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार 1984 के बाद रिपीट नहीं हुआ। योगी जी रिपीट करके चले गए और हम पहले से करते आएंगे योगी जी। और आप तो मुझे ये बता दो, आप कहते आजादी की कांग्रेस, ये आजादी की कांग्रेस है? ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस है जिसमें पंकज चतुर्वेदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, वो कहां से आजादी की कांग्रेस है? लेकिन मैं आना चाहता हूं प्रेम प्रकाश जी के पास में, और प्रेम प्रकाश जी आपसे जानना चाहता हूं, आप तो सभी राजनीतिक दलों के संदर्भ में देखते हैं कि आप मान रहे हैं कि वाकई देश में राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प तैयार कर रही है कांग्रेस कि बहुत हो गया, थक गए,
जैसे पंजाब में थक गए थे सरकार चलाते चलाते, ऐसे ही अब देश में भी थक गए हैं हम मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते निभाते। कोई और आए और कुछ समय जिम्मेदारी निभाए, हम फिर आएंगे। क्या आप कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल की भूमिका को भी खतरे में देख रहे हैं? सत्ता की बात छोड़ दीजिए। देखिए, जी प्रेमका जी, कांग्रेस जो है, जिस समय कांग्रेस का अभ्युदय हुआ, कांग्रेस आजादी के आंदोलन और उसके बाद लगातार जो चलती रही और नीचे तक जाती रही, कांग्रेस के लोगों का एक ये स्वभाव है कि वो सत्ता के साथ ही रह करके कार्य कर सकते हैं। विपक्ष में रह के पलटने का स्वभाव कुछ नेतृत्व में था। जैसे अगर मान लें इंदिरा गांधी जी का लोग कहते हैं तो 77 में चूंकि वो ज्वाइंट था और आपस में फूट हुआ और 80 में उनके कारण मिला, लेकिन जो लीडरशिप के कारण जो है आने का सवाल है, तो ये जोड़ तोड़ करके तो सारा चालू करते हैं। आपने देखा कि जब अटल जी की सरकार रही तब उन्होंने गिराया, फिर उसके बाद ले गए कहाँ देवगौड़ा और ये सब करते कुराते इसमें आए चंद्रशेखर जी में, सॉरी 91 बीपी सिंह की सरकार के बाद। आपने तो अब उसमें भी इन्हें पछाड़ दिया है। एक समय में कांग्रेस जोड़ तोड़ में माहिर थी, पर अब तो जोड़ तोड़ में आपकी कोई सानी नहीं है। जीते कोई भी सरकार आप ही बनाते हैं। ऐसे उदाहरण भी तो अब देश में आपने स्थापित कर दिए प्रेमका जी। तो आपने तो वहां के लायक भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जयप्रकाश जी जो बोल रहे थे कि वो सुखराम वाला, अरे साहब आप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्पष्ट रूप से लोगों को, जिनको बैंक से पैसा दिया गया था और उसके पूरे सारे लोग मालूम है, उनके साथ अभी भी आप सरकार में हैं और उन्हीं को लेकर के आपने नरसिम्हा राव जी की सरकार बचाई थी। ये पूरा देश देखा था और उसी समय क्या नाम हुआ था। इसलिए इन बातों का नहीं, बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है। कांग्रेस पार्टी जैसा शुरू में आपने जिस विचार को कहा, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस की गड़बड़ी क्या है, नीति इनकी क्या है कि बाबरी वाले बाबर के तो पक्ष में खड़ा होते हैं, लेकिन कुशीनगर वाले बाबर के पक्ष में नहीं बोलते हैं। ये एक बड़ा जो सैद्धांतिक बात है जिसको सोचना पड़ेगा कि भाई इस बाबरी के बाबर के पक्ष में तो पूरा कांग्रेस खड़ा हो जाता है, लेकिन कुशीनगर वाले बाबर के पक्ष में कांग्रेस क्यों नहीं बोली, वो भी वही दिक्कत यही है। या एक और विषय पे आपसे टिप्पणी चाहूंगा, कांग्रेस से नीति के स्तर पे गलती हो गई। कांग्रेस ने अपनी नीति में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता में रखा और बहुसंख्यकों को भुला दिया। भाजपा ने नीति तो कांग्रेस वाली अपनाई, बस इतना है कि उसने महसूस किया कि कहां 20% के चक्कर में पड़े, 80% को पकड़ो। इसलिए भाजपा ने 80% को पकड़ा, बहुसंख्यक को, अल्पसंख्यकों को खारिज कर दिया। चूक गए नीति के निर्धारण में। ये 20% के फेर में पड़े और आप 80% के, इसलिए मामला बिगड़ गया। नहीं, हमने खारिज कभी नहीं किया। अगर खारिज किया रहता तो चाहे 3 तलाक के मामले में, चाहे बाबर का जो मामला हुआ है, ऐसे बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के जुड़े हुए लोग जो हम लोगों के मतदाता बन रहे हैं, ये तो एक षड्यंत्र चला देश की आजादी के बाद से कि हमें इनके खिलाफ में लोगों के बीच में ऐसा इनके भ्रम फैलाया गया कि हम इनके विरोधी। और जब जब हम इनके नजदीक आते रहे तो सो कॉल्ड जो ऐसे लोग हैं जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल भी कहलाते हैं, वो एकाएक वातावरण बना देते हैं कि एक घटना को लेकर के वो पूरे समाज और उसकी बात करते हैं। हम इनके समाज जयप्रकाश जी की तो दिक्कत है, वो कटघरे में उनकी पार्टी की हालत ऐसी है कि उन्हें बचाव के लिए तथ्य इधर उधर से इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। पर आप तो कम से कम इस समय साफ साफ बात कर सकते हो। सबसे बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, आप क्या समझा रहे हैं? बाबर के साथ आप खड़े हैं। अरे आपकी सरकार के होते हुए बाबर की हत्या हो गई, आप इसको लेके शर्मिंदा है कि नहीं? आप बताते मजबूत सरकार है, खारिज कर दिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 403 सीटें थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो फिर मैं अगर ये कह रहा हूं आपसे कि आपने नीति बनाई अपन 80% के साथ, 20% बाकी लोग देख लें किसके साथ,
तो इससे स्वीकारने से आपको इंकार क्यों है? जयप्रकाश जी की दिक्कत समझ में आती है, पर आपको क्या दिक्कत है? इसी नीति में तो सफलता मिल रही है आपको। नहीं, बिल्कुल हमने ऐसी नीति नहीं बनाई। जब हमने काम किया, अंत्योदय के आधार पे काम किया। अगर हमने गरीबों को राशन दिया तो उसमें ये नहीं देखा कि कौन से संप्रदाय का है, कौन से जाति का मतलब है। खैरात देंगे, हक नहीं देंगे। आपको 5 किलो राशन दे सकते हैं, 1 किलो शक्कर दे सकते हैं, जानवर का होगा 1 किलो दाल भी दे देंगे, जेब खर्च के लिए 500 रुपए महीना भी दे देंगे। पर अगर तुम चाहोगे सत्ता में हिस्सेदारी, विधानसभा की टिकट या लोकसभा की टिकट, भाई मुश्किल है। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? नीति के स्तर पर चूक गई कांग्रेस एक वोट बैंक के घेर में पड़ गई 20% के चक्कर में, और भाजपा ने धीरे धीरे 80% को कंसोलिडेट कर दिया, एकजुट कर लिया, एहसास करा दिया कि 20% के फेर में तुम्हें मरवा देंगे, और भाजपा के साथ में उस 80% को भविष्य सुरक्षित दिखने लगा। इसीलिए दिक्कत है। जी हिमांशु जी, हमारे देश में आजादी के बाद से ही राजनीति ऐसी चली कि बंटवारे के बाद जो मुसलमान इस देश में रहना चाहते थे, जो अल्पसंख्यक इस देश में रहना चाहते थे, उनको इस भाव से देखा गया कि देखो इन्होंने इसी धरती को स्वीकार किया है और बहुसंख्यक के भरोसे स्वीकार किया है। उन्होंने हिंदुओं को अपना संरक्षक मानते हुए स्वीकार किया है। इस हिसाब से राजनीति बढ़ी। लेकिन अब राजनीति जो है उसको पलटते हुए इस रूप में आई है कि हम तुम्हारे संरक्षक हैं तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। अब एक अलग तरीके से इसको बदल दिया गया। अब लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद आ गया। तुष्टीकरण तो अब भी है, तुष्टीकरण की एक राजनीतिक बात है, और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे वायदे किए गए, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, उससे राजनीतिक वोट लिए गए। ये तुष्टीकरण हो सकता है, हुआ भी है, लेकिन आज तो दम ठोक करके हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा है, बहुसंख्यकवाद को स्थापित किया जा रहा है। ये एक अलग किस्म की राजनीति स्थापित हुई है और निश्चित रूप से हुई है। अब विपक्ष के संदर्भ में चर्चा हो रही है। आज देखिए, नितिन गडकरी जी को भी चाहिए कि कांग्रेस मजबूत हो इस देश में, और G23 वाले को भी चाहिए कि कांग्रेस मजबूत हो, और वो जो सहयोगी जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं देश में, चाहे वो यूपीए के रहे या इवन एनडीए में भी रहे, वो लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। लेकिन सबके कांग्रेस मजबूत हो, इसमें फर्क है। अब कांग्रेस की इतनी चिंता सारे लोग करने लगे। एक बात और है कि सिर्फ कांग्रेस कमजोर हुई ऐसा नहीं है, एनडीए के साथ के सारे दल कमजोर होते होते विलुप्त हो गए। अब बिहार में देखिए 2-2 पार्टियां खा गई भारतीय जनता पार्टी। आप चिराग पासवान का तो सामान भी फेंकवा दिया दिल्ली में घर से, और मुकेश सहनी को अकेला करके उनका मिनिस्ट्री भी उनकी चली गई, और भी इससे पहले शिरोमणि अकाली दल जो छोड़कर चले गए। अब एनडीए रह कहां गई है? तो ऐसा नहीं कि संकट सिर्फ कांग्रेस पर, इस देश में जो बहुसंख्यकवाद पैदा हुआ है, इसमें छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों पर भी संकट है, और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से उम्मीदें भी हैं, जिम्मेदारी भी है और अतीत भी है। इसी वजह से चारों तरफ से ये आवाज उठ रही है कि कांग्रेस मजबूत हो। चारों तरफ से ये आवाज आ रही है कि कांग्रेस रहे, मजबूत रहे। पर जयप्रकाश जी कैसे रहे? क्या आप मानते हैं कि गलत लोगों पे दांव लगा बैठे? 20% की बड़ी चिंता की आपने। 20% ने क्या किया? पाकिस्तान जीत गया, हरे झंडे लहरा दिए। पाकिस्तान ने किया, कश्मीर में नारे लगवा दिए। कांग्रेस कटघरे में आ गई। इन लोगों के हक में खड़ी होती है कांग्रेस, जो देश के प्रति निष्ठा नहीं रखते। क्या आप मानते हैं आपका अल्पसंख्यकों के प्रति जरूरत से ज्यादा रुझान ने आपका संकट पैदा किया? इसे बदलने की जरूरत नहीं? हिमांशु जी, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के दोनों के साथ है। ये तो प्रेम प्रकाश जी तो अपने से सिवाय किसी को हिंदू समझते ही नहीं। ये तो किसान को भी हिंदू नहीं समझते। तो एक प्रेम प्रकाश जी ने बात की थी कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार बनाई, जिन लोग पैसे के मामले में चर्चा करी। मैं एक पर्सन इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेम कुमार जी ने बात कही, मैं इनकी तायद करता हूं। क्या हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी का समर्थन लिया? आज भी ले रहे हैं।
और जननायक जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है करप्शन के मामले में उस वक्त जेल में बंद था, और एक पेशेवर अपराधी को जो भ्रष्टाचार में जेल में बंद हो केवल सरकार बनाने के लिए आपने कुर्सी के ऊपर मंच पे बिठाया वो शपथ समारोह के अंदर। आप अपनी बात को मत बोलो प्रेम प्रकाश जी। अरे जयप्रकाश जी, प्रेम प्रकाश जी बताना ये चाह रहे थे कि आप लोगों को डील करना नहीं आया। भाई आपने डील क्या की? भाई सरकार को समर्थन दो, ये सूटकेस ले लो। तरीका ये होता है जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, जितने लोग आए कांग्रेस छोड़कर सब पदों पर हैं। अगर विधानसभा के चुनाव हार गए तो भी मंत्री के दर्जे के साथ अध्यक्ष पद पर है। तो काम ऐसे किया जाता है। आपको तो वो भी करना नहीं आया। यही तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस को वो हुनर नहीं आ रहा है जो आने वाले समय में राजनीति की जरूरत है। क्या कहते हैं, नए सिरे से सीखना होगा आपको? हम इनकी भ्रष्टाचारी नीति को नहीं सीखेंगे। हमने जो सिद्धांत अपनाया था सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, किसान के विकास का, नौजवान को रोजगार का, सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों के डील तो दो ही है, कैश और काइंड। आपका यकीन कैश में ही रहेगा, काइंड नहीं चलेगा। है जी भाई डील तो दो ही है, कैश और काइंड। आपका यकीन कैश में रहेगा, काइंड नहीं चलेगा। कैश वैश नहीं करते तो इनका काम है। इन्हीं के पैसे पकड़े गए थे, वो तो इन्हीं के पास है सुखराम जी, इन्हीं के पास है जननायक जनता पार्टी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको पता है अजय सिंह चौटाला करप्शन में जेल में बंद थे जब इन्होंने उनका समर्थन लिया। ये जानते हैं हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हमने संघर्ष से राजनीति कुल मिला के मैं आखिरी बातचीत पे आता हूं जयप्रकाश जी, और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसी योजना है जिसके चलते भविष्य के लिए कोई उम्मीद जाग पाए? क्योंकि अभी तो हर दिन जो गुजर रहा है उसके साथ उम्मीदें और ठंडी पड़ रही हैं। हारे हुए राज्यों में भी जिस प्रकार की सिर्फ फुटबॉल आपके नेताओं के बीच में दिखने को मिल रही है, लोग समझने के लिए, मानने के लिए, सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो हम भविष्य के लिए आपसे उम्मीद कैसे करें? इसमें कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम की आपसे। देखिए, सोनिया जी ने मीटिंगें शुरू कर दी है, सब नेताओं को बुला लिया। हर पार्टी में कहीं न कहीं लोग ऐसे हो जाते हैं, उनको दुरुस्त करेंगे। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड किए हुए लोग हमारे पास भेज दिए, जिससे नुकसान हुआ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह उन लोगों को नहीं लेंगे। भ्रष्टाचारी नेताओं के सारे सरकार बनाए, पेशेवर अपराधियों के सारे आपने सरकार बनाई, आपने क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का काम किया। आपका तो प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 2 महीने के अंदर अंदर आप संगठनात्मक चुनाव शुरू हो चुके हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान प्रेम प्रकाश जी देख करके हैरान रह जाओगे कि कितना तेजी से चल रहा है। आज पूरा देश का नौजवान सोच रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बिना इस देश में रोजगार के साधन ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। आज देश का किसान रो रहा है आप लोगों को। आज लोगों को फसल के दाम नहीं मिलते। आपका यूरिया महंगा हुआ, कीटनाशक दवाएं महंगी हुई, बीज महंगे हुए। आपने किया क्या? किसान आपसे दुखी, व्यापारी आपसे दुखी। 5 घरों को छोड़ करके जो एमएससी एसएमएम के लोग थे उनको आपने क्या दिया? ये ड्रामे बंद कर दो प्रेम प्रकाश जी। जयप्रकाश जी एक बार बताओ, आखिरी सवाल था वैसे तो मेरा, लेकिन आपने बार बार प्रेम प्रकाश जी से पूछा, प्रेम प्रकाश जी जवाब भी देना चाह रहे, पर मैं पूछ रहा हूं। भाजपा ने कुछ भी नहीं किया जयप्रकाश जी, इसके बावजूद भी घर कांग्रेसियों को बिठा दिया जनता ने, क्यों? से राजनीति करके जो गंदी बात है, देश तरक्की नहीं करेगा। जहां भी धार्मिक उन्माद बढ़ाए हैं, आपने देखा होगा दुनिया में, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, आप हिंदू के ठेकेदार नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दो, सेकुलरिज्म की राजनीति आएगी देश में, और इस देश का नौजवान उठेगा, जाग चुका है। देश में धर्मनिरपेक्षता, इस देश का नौजवान उठेगा, जागेगा। जयप्रकाश जी बोल रहे हैं 2 महीने के लिए रुक जाओ, 2 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस नई अंगड़ाई लेने जा रही है, संगठनात्मक चुनाव शुरू हो गए हैं, देख के भाजपा अचंभित हो जाएगी। पंकज जी और प्रेम प्रकाश जी दोनों ही विचार कीजिए, कांग्रेस कुछ ऐसा करने वाली है जिससे आपकी हालत खराब होने वाली है। क्या पंकज जी को आने वाले समय में इस बात का अफसोस होगा कि मैंने कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? या प्रेम प्रकाश जी को इस बात का अफसोस होगा कि मैंने कांग्रेस में अपना भविष्य क्यों नहीं देख लिया? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। पर वर्तमान अभी ऐसी कोई उम्मीद जगा नहीं रहा है। जयप्रकाश जी का हौसला है, उम्मीद है, शुभकामनाएं उनको, लेकिन इतना तय है कि वर्तमान में कांग्रेस की जो हालत दिखती है वो मन में दुख पैदा करती है। दुख इसलिए पैदा करती है क्योंकि कांग्रेस की कुर्बानी, कांग्रेस का इतिहास
हमें ये उम्मीद जगाने के लिए बाध्य करता है कि ऐसी राजनीतिक दल का भविष्य रहना चाहिए। पर क्या कांग्रेसियों को खुद इस बात का एहसास है कि उनका अतीत क्या रहा है जिसके लिए वो भविष्य के संदर्भ में कोई उम्मीद जगा पाए? देखें, क्या कांग्रेस का नेतृत्व ऐसी कोई उम्मीद जगा पाता है और कार्यकर्ता क्या इस उम्मीद के साथ में कदम ताल कर पाते हैं? बहरहाल, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार की निराशा है, उसके कारण से कहना पड़ता है कि होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, कि होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर। किसने ये शेर लिखा था वो शायर का नाम हमें नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में ये शेर बड़ा मुफीद है। कांग्रेस का वक्त इतना बुरा चल रहा है कि जो कांग्रेस में ही जीने मरने की खत्म खाते थे वो भी कांग्रेस से दूर अपने भविष्य को देख रहे हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपनी नेक नीति से इन परिस्थितियों में कोई बदलाव ला पाएंगे? और सूखे के बाद जिस बहार की उम्मीद नितिन गडकरी जैसे राजनीतिज्ञ भी जता रहे हैं उसे पूरा कर पाए, जानने में दिलचस्पी रहेगी। मेरा आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।